ऑपरेशन वेंडिगो की शुरुआत 2013 में तब हुई जब नेशनल पार्क रेंजर सर्विस ने जंगलों में कैंप करने आए लोगों के गायब होने और किसी अज्ञात जीव द्वारा किए गए हमलों की संख्या में अचानक भारी बढ़ोतरी की रिपोर्ट दी। आमतौर पर एफबीआई को पार्क से तभी कॉल आता है जब कोई बड़ी या असामान्य घटना होती है, जैसे हाल ही में डिक्लासिफाइड हुई नेशनल पार्क स्किनवॉकर घटना। इन मामलों को जो नाम दिए जाते हैं वो असली घटनाओं को नहीं दर्शाते, बल्कि उन रिपोर्टों को दर्शाते हैं जो रेंजरों ने भेजी होती हैं, जो अक्सर गंभीरता दिखाने के लिए बड़ा चढ़ाकर भी बना दी जाती हैं। मेरा नाम एजेंट जॉनसन है और मुझे मेरे पार्टनर एजेंट ब्रोस्की के साथ ऑपरेशन वेंडिगो में नवंबर में असाइन किया गया था। ब्रोस्की ब्यूरो में नया है और अभी तक इस काम की क्रूर सच्चाइयों से उतना कठोर नहीं हुआ है। वो एक धार्मिक इंसान भी है, लेकिन ऐसे मामलों में मैंने देखा है कि धार्मिक होना कभी कभी समस्या भी बन जाता है। हम इस केस पर काम करने वाले पहले एजेंट नहीं थे। हमें नहीं बताया गया था कि हमसे पहले कितने एजेंट यहाँ भेजे जा चुके हैं, लेकिन हमें एक केस फाइल दी गई थी जिसमें उन सब के नोट्स और लॉग्स मौजूद थे। आमतौर पर अलग अलग एजेंटों के नोट्स में थोड़ा बहुत अंतर होता ही है। हर किसी की नज़र चीज़ों को अलग तरीके से देखती है। नवंबर की एक ठंडी सुबह ब्रोस्की और मैं कार से नेशनल पार्क की तरफ जा रहे थे। ड्राइव मैं कर रहा था और ब्रोस्की केस के नोट्स जोर जोर से पढ़ रहा था। फाइल के मुताबिक जुलाई 2013 में 12 लोग गायब हुए थे और 37 हमले रिपोर्ट किए गए थे। सभी घटनाएं इसी पार्क में हुई थी और देखा जाए तो लगभग हर दिन एक हमला हुआ था। ये बिल्कुल असामान्य बात थी, लेकिन एक बात इससे भी ज़्यादा अजीब थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि हमलावर जानवर नहीं, बल्कि 2 पैरों पर चलने वाला, लंबे नाखूनों वाला कोई अजीब सा जीव था। सभी हमले रात में हुए थे, इसलिए किसी ने उसे ठीक से नहीं देखा। हमारे पास जानकारी बहुत कम थी, लेकिन ब्रोस्की और मैं अनुमान लगा रहे थे कि इन हमलों के पीछे कौन हो सकता है। मैं ना तो पारलौकिक चीज़ों पर विश्वास करता हूँ और न धार्मिक हूँ। मेरा मानना है कि हर चीज़ का कोई वैज्ञानिक या लॉजिकल कारण होता है। मेरे हिसाब से ये या तो किसी कल्ट का काम था या फिर मानव तस्करी करने वाला कोई गिरोह जो पार्क में छिपकर ये काम कर रहा है और इन घटनाओं को ऐसे दिखा रहा है जैसे लोग जंगल में खो गए हैं। ब्रोस्की ने मेरी बातों पर हाँ में सर हिलाया, लेकिन मैं देख सकता था कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, कुछ ऐसा जिसे वैज्ञानिक तौर पर नहीं समझा जा सकता था। वो बोला, जानते हो, हर साल हमें कुछ ऐसे जानवर मिलते हैं जिनके बारे में हमें पहले पता ही नहीं होता। ज़्यादातर छोटे मोटे होते हैं, पर कभी कभी बड़े जानवर भी मिल जाते हैं। मैंने शक भरी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि कोई अनजान जानवर इन लोगों पर हमला कर रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते? मेरे बोलने के तरीके में शक साफ झलक रहा था। कह नहीं सकते, ब्रोस्की बोला। वो केस फाइल पढ़ता रहा और बीच बीच में मुझे कुछ बातें बताता रहा। ओह, ये देखो, कुछ भूत देखने की रिपोर्टें भी हैं, उसने उत्साह से कहा। मेरी आंखें लगभग उलट गईं। भूत? हर जगह किसी न किसी के हिसाब से भूत होते ही हैं, मैंने हंसते हुए कहा। बाकी रास्ते ब्रोस्की चुपचाप रिपोर्ट पढ़ता रहा। पार्क पहुंचकर हम रेंजर्स से मिले। शाम होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। हमने पूछताछ शुरू की, लेकिन रेंजर्स को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्हें घटनाओं के बारे में खुलकर बात करने की अनुमति नहीं थी। मैंने गौर किया कि उनके यूनिफॉर्म तो सामान्य थे, लेकिन सबके पास राइफलें थी। मैंने कहा, वाह, सबके पास अपने अपने हथियार हैं। एक रेंजर बोला, सर, ये भालुओं का इलाका है और आप हमारे हाल के मिसिंग पर्सन के आंकड़ों से तो वाकिफ़ होंगे ही। फिर वो हमें स्टेशन के अंदर ले गए। बाकी रेंजर्स भी ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। किसी को ठीक से नहीं पता था कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी हमें बताया गया कि आज सुबह ही एक हमला हुआ है और अगर चाहें तो हम उसकी जांच में शामिल हो सकते हैं। हम तैयार हो गए और एक रेंजर की जीप में बैठकर कैंप साइट की तरफ निकल पड़े। जब हम वहाँ पहुँचे, सब कुछ पीली टेप लगाकर सील किया जा चुका था।
कैंप साइट पर दो छोटे कैंपिंग ट्रेलर आसपास खड़े हुए थे। एक ट्रेलर पूरी तरह उलट चुका था और दोनों ट्रेलरों के दरवाजों और साइड्स पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे। यहाँ क्या हुआ होगा? बोर्स्की ने पूछा। रेंजर बोला, लगता है कल रात एक और भालू का हमला हुआ है। शायद इन दोनों ने खाना बाहर छोड़ दिया होगा और बाकी काम भालुओं ने कर दिया। मैं हमले से हुए नुकसान को देखकर हैरान था। भालू इंसानों पर हमला करते हैं, लेकिन आमतौर पर इंसानों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। शायद भालुओं ने सोचा होगा कि ट्रेलर के अंदर खाना है, लेकिन मैंने कभी किसी भालू को इतना जिद्दी नहीं देखा कि खाने के लिए पूरे ट्रेलर को ही पलट दे। क्या कोई बचा है? मैंने पूछा। रेंजर के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने नाव में सर हिलाया। यहाँ कितने लोग कैंप कर रहे थे? लगभग 10, रेंजर ने जवाब दिया। 10 लोग? कोई भी भालू या फिर भालुओं का झुंड एक ही हमले में 10 लोगों को नहीं मार सकता। मैं रेंजरों के हथियार देखकर थोड़ा ईर्ष्या महसूस कर रहा था। मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन जो मैंने देखा उससे बेचैनी जरूर हो रही थी। हम साइड पर आगे बढ़े। ज़्यादातर शव या तो भालू उठा ले गए थे या पैरामेडिक्स पहले ही ले जा चुके थे। जो कुछ बचा था वो था खून और नाखूनों के गहरे निशान। खून हर तरफ था। मैंने कई केस देखे हैं, ऐसे केस जहां लोगों की मौत भी हुई है, पर जो दृश्य यहाँ था उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं थे। ट्रेलर के कुछ हिस्से खून से इतने ढके थे कि वहाँ छोटे छोटे खून के पोखर बन गए थे। हमने ट्रेलर का लॉक देखा, वो अंदर से बंद था। इसका मतलब दरवाजे का पूरा फ्रेम टूटकर भीतर धंसा था और जो भी अंदर आया था जबरदस्ती आया था। नेशनल पार्क में किसी भी तरह का हथियार ले जाना मना है। इन कैंपर्स के पास कोई रास्ता नहीं था खुद का बचाव करने का। वो सचमुच मछली की तरह फंसे हुए थे। मेरी मानव तस्करी वाली थ्योरी अब कमज़ोर पड़ रही थी। ट्रैफिकर्स का मकसद लोगों को जिंदा ले जाना होता है, लेकिन यहाँ जिसने हमला किया था उसे नहीं फर्क पड़ा कि लोग जिंदा हैं या नहीं। हम थोड़ी जांच के बाद वापस लौट आए। ट्रेलर पतली मेटल शीट से बना था, लेकिन फिर भी मैंने किसी भालू को ऐसा नुकसान करते नहीं देखा था। शायद मुझे भालुओं के बारे में बहुत कम पता था। हम रेंजरों के साथ स्टेशन की ओर लौट रहे थे। मैं पार्क की खूबसूरती देख रहा था ताकि दिमाग थोड़ा हल्का हो सके। पार्क के पास एक खूबसूरत बर्फीली पहाड़ी थी। नवंबर था, ठंड थी, लेकिन अभी बर्फ नहीं गिरी थी। तभी मेरी नज़र कहीं दूर पीले रंग पर पड़ी। हरे घने जंगल के बीच कुछ पीला चमक रहा था। मैंने ध्यान से देखा, वो एक छोटा बच्चा लग रहा था, शायद पीले रंग की जैकेट पहने हुए। कुछ पल के लिए उसने मेरा ध्यान खींचा, लेकिन मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। हम स्टेशन लौट आए। सूरज ढलने में भी काफ़ी समय था, लेकिन रेंजर स्टेशन बंद कर रहे थे। मैंने पूछा, अरे आप लोग बंद क्यों कर रहे हैं? आपको तो 24 घंटे खुला होना चाहिए। एक रेंजर बोला, हाल ही में हुए रात के हमलों के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब अंधेरा होने के बाद ना रेंजर्स बाहर रहते हैं और ना ही कैंपर्स। जब हमने अपनी जांच बढ़ाने की बात आगे कही तो रेंजर्स ने हमें कुछ ऑप्शंस दिए। या तो हम उनके साथ स्टेशन में रुक जाएं, या उनके साथ शहर चलें, या फिर जंगल के अंदर 2-3 मील दूर बने एक फायर टावर में रुक जाएं, जो इस मौसम में खाली रहता है। मैंने और बोर्स्की ने एक दूसरे को देखा। हम फायर टावर में जाने के लिए तैयार हो गए। हम दोनों जानते थे फायर टावर में कोई नहीं होगा, इसलिए हम रात में बिना रुकावट जांच कर सकते थे। रेंजर हमें फायर टावर तक ले गए। टावर उम्मीद से बड़ा था। हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे। पहले 15 स्टेप ऐसे थे जिन्हें ऊपर खींचकर छुपाया जा सकता था, जैसे किसी अटारी की सीढ़ियाँ हों। टावर के अंदर बना कमरा अच्छा था। 3 बेड थे, एक छोटा स्टोव था, एक टेबल और एक कुर्सी थी। हमारे पास सिर्फ अपने बैग और केस फाइलें थी। एफबीआई एजेंट होने के नाते ज़रूरी उपकरण तो हम हमेशा साथ ही रखते थे। सामान रखने के बाद हम फिर नीचे उतरे और जंगल की एक दिशा में चलना शुरू किया।
उम्मीद थी कि किसी कैंप साइट तक पहुंच जाएंगे। हमारी आगे की पैदल यात्रा बेकार साबित हुई। ज़्यादातर कैंप साइट खाली थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये ऑफ सीजन की वजह से है या लोग यहाँ जो हो रहा है उससे डर कर चले गए हैं। लगभग 1 मील चलने के बाद हमें एक पुराना सा ट्रेलर दिखा जो एक कैंप साइट के पास खड़ा था। जैसे ही हम उसकी तरफ जा रहे थे, मुझे फिर से पीला रंग चमकता दिखा। मैंने मुड़कर देखा, वही छोटी लड़की लगभग 50 गज दूर बिल्कुल स्थिर खड़ी हमें देख रही थी। मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया और वापस ट्रेलर की तरफ बढ़ गया। ट्रेलर बहुत पुराना था और उसके टायर पूरी तरह पंचर थे। ये अच्छा संकेत नहीं था। हमने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंधेरा बढ़ने लगा था और पूरी संभावना थी कि इस ट्रेलर में अब कोई नहीं रहता था। हम ट्रेलर से वापस उसी जगह आ गए जहां वो लड़की दिखी थी, लेकिन वो अब वहां नहीं थी। इस समय हमारे पास 2 ही विकल्प थे। पहला, अंधेरे में उसी ट्रेल पर आगे बढ़कर लड़की को ढूंढें या फिर वापस फायर टावर लौट जाएं। मैंने घड़ी देखी, 7:30 बज रहे थे। पेड़ों की वजह से बची हुई रोशनी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। हमने फैसला किया कि वापस लौटकर कल रेंजर्स के साथ यहाँ आएंगे। हम वापस लौटने लगे। अब जंगल में अंधेरा गहरा चुका था, सूरज पूरी तरह डूब चुका था और पेड़ों ने एक ऐसी घनी कालीमा बना दी थी कि हमारी फ्लैशलाइट की रोशनी भी निगल जाती थी। शायद हमने अच्छा ही किया कि हम समय रहते लौट आए। हम टावर की सीढ़ियाँ चढ़े और पहले 15 स्टेप अंदर खींचकर छिपा दिए, ठीक वैसे ही जैसे पहले बताया था। हमने ऐसा इसलिए किया था ताकि जब हम सो रहे हो तो कोई अनचाहा मेहमान ऊपर ना आ सके। सच बताऊं, कैंप साइट के दृश्य ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया था। कई साल बाद फील्ड वर्क करते हुए पहली बार मुझे वास्तविक डर महसूस हुआ। ऊपर पहुंचते पहुंचते हम दोनों थक चुके थे और जल्दी ही सो गए। उस रात मैंने एक डरावना सपना देखा। सपने में मैं उसी जंगल के रास्ते पर था जहां हमने उस लड़की को देखा था। चारों तरफ से नजरें मुझे घूर रही थी। एक भारी किसी शैतान की मौजूदगी महसूस हो रही थी। आगे रास्ते में कुछ झुका हुआ दिखा, मानो कोई इंसान बैठकर किसी चीज को खा रहा हो। मेरे पास टॉर्च नहीं थी, फिर भी मैं थोड़ा बहुत देख पा रहा था। वो चीज किसी हड्डी जैसी चीज को चबा रही थी। हड्डियां टूटने और मांस फटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे, पर मैं उस प्राणी के करीब खिसता जा रहा था। पीछे से देखने पर वो प्राणी इंसान जैसा लग रहा था। उसकी पीठ भयानक रूप से पीली थी, मांसपेशियां सूखी और सिकुड़ी हुई थी। अब मैं इतना करीब था कि देख सकता था कि वो एजेंट ब्रोस्की को खा रहा था। ब्रोस्की जिंदा था, तड़प रहा था, लेकिन वो प्राणी उसे एक हाथ से दबा कर रखे हुए था। डर ने मुझे जकड़ लिया। मैं ब्रोस्की की मदद करने के बजाय भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पाया। शायद उस प्राणी को इसका एहसास हो गया। उसने ब्रोस्की को खाना छोड़ दिया और मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह इंसानी था, लेकिन उसके कान, होठ और नाक सूख कर गिर चुके थे। उसके दांत पीले थे और आंखें खून सी लाल। उसके नाखून बेहद बड़े और टेढ़े मेढ़े थे, किसी भालू या बाघ से बिल्कुल अलग। अब मुझे समझ आया कि ट्रेलरों पर ऐसे निशान किसने बनाए थे। वो प्राणी खड़ा हुआ और उसने मेरे गले पर वार किया, लेकिन वार पड़ने से पहले ही मैं जाग गया। मैं फायर स्टेशन के बिस्तर पर लेटा था, पसीने से भीगा हुआ, कांपता हुआ। मैंने ब्रोस्की को देखा, वो सो रहा था। तभी मुझे खिड़की के बाहर कोई हरकत दिखी। मैंने टॉर्च और बंदूक उठाई और बाहर रोशनी डाली। मुझे वही पीला रंग चमकता दिखा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि वो पीली जैकेट वाली लड़की नीचे उतर रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पहली 15 सीढ़ियाँ तो हमने ऊपर खींच ली थी। वो ऊपर कैसे आई? मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार नीचे उतर रही थी। मैंने ब्रोस्की को आवाज़ दी, उठो, जल्दी उठो, नीचे आओ। ब्रोस्की बड़बड़ाते हुए उठा।
और मैं लड़की के पीछे सीढ़ियों से उतरने लगा। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया। जब भी मैं टॉर्च उस पर सीधा डालता वो गायब हो जाती और कुछ फीट आगे दोबारा दिखाई देती। मैंने इस तरह का अनुभव पहले कभी नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बॉर्स्की आखिरकार मेरे पास पहुंच गया। मैंने उसे तुरंत बताया, मुझे लगता है कि जिस लड़की का हम पीछा कर रहे हैं वो एक भूत है। मैं अंधेरे में उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि उसकी आंखें डर से फैली हुई हैं और वो मेरी बात पर यकीन कर चुका है। लड़की हमें अंधेरे में डूबे एक काले ट्रेल पर ले जा रही थी। रास्ता बिल्कुल दिख नहीं रहा था, फिर भी मुझे उसके साथ चलते हुए एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही थी, जैसे वो कोई भरोसेमंद आत्मा हो। कुछ देर बाद उसने हमें एक पुराने भूले बिसरे रास्ते पर पहुंचा दिया। रास्ते पर इतनी झाड़ियाँ और घास उग आई थी कि उस लड़की के बिना उस रास्ते को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। बॉर्स्की और मुझे झाड़ियों को हटाते हुए उसके पीछे चलना पड़ रहा था। हम शायद 2-3 मील चले होंगे, लेकिन थकान के कारण ऐसा लग रहा था जैसे हम 5 मील चल लिए हों। आखिरकार लड़की रुक गई। हमारे सामने एक बहुत पुराना लकड़ी का कैबिन खड़ा था। मैंने टॉर्च लड़की की ओर घुमाई और इस बार वो गायब नहीं हुई। उसने पुराना पायनियर स्टाइल वाला पीला कपड़ा पहना हुआ था। उसकी त्वचा फीकी पड़ चुकी थी और आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। मैं जानता था वो एक भूत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर नहीं लग रहा था। वो बिना कुछ बोले कैबिन की ओर इशारा कर रही थी। बॉर्स्की और मैं समझ गए हमारे सवालों के जवाब अंदर ही मिलेंगे। कैबिन का दरवाज़ा बहुत मुश्किल से खुला। अंदर जाकर महसूस हुआ जैसे हम 1800 के समय में पहुंच गए हों। टेबल पर अभी भी प्लेटें रखी थीं, कुछ पुराना फर्नीचर था और कोने में एक जंग लगी पुरानी राइफल थी। मैंने राइफल उठाई। उस पर एक नाम खुदा हुआ था, जेरेमाया। इधर आओ, बॉर्स्की ने फुसफुसाया। फायरप्लेस के पास फर्श पर गहरा लाल रंग का दाग था और उसके बगल में एक छोटा पीला ड्रेस, बिल्कुल वैसा ही जैसा लड़की ने पहना था। हमने फायरप्लेस के अंदर झांका। वहाँ छोटे छोटे मानव हड्डियों के टुकड़े थे। ये सब क्या है? बॉर्स्की ने कांपते हुए पूछा। मैंने गहरी सांस ली और उसे समझाने लगा। बॉर्स्की, लगता है किसी ने इस लड़की को खा लिया था। टेबल की प्लेटों पर रखे छोटे मानव हड्डियों के टुकड़ों ने मेरी बात सच साबित कर दी। अचानक बाहर से भारी चीज के झाड़ियों को तोड़ते हुए दौड़ने की आवाज़ आई, जैसे किसी को पता चल गया हो कि हमें सच पता चल गया है। हमने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। फिर दरवाज़ा जोर जोर से हिलने लगा। पूरा कैबिन कांप गया। तभी एक विशाल काया ने खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वो इतना बड़ा था कि वो वहीं खिड़की में अटक गया। हम उसे साफ साफ देख सकते थे। वो वही डरावना प्राणी था जिसे मैंने अपने सपनों में देखा था। लंबा, सूखा, कंकाल जैसा शरीर, पीली सड़ी हुई त्वचा, शरीर पर बड़े बड़े सींग, चेहरे पर कोई इंसानी फीचर नहीं। बॉर्स्की ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। वो प्राणी घबराकर पीछे हटने लगा। उसका एक सींग खिड़की में फंस गया और अब वो हिल नहीं पा रहा था। हमने गोलियां लगभग ख़त्म कर दी थी। मैंने बॉर्स्की को रोका। मैं धीरे धीरे उस प्राणी के पास गया और पुराने राइफल पर खुदा नाम दिखाया, जेरेमाया। वो प्राणी एक पल के लिए शांत हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था, जैसे उसे पता हो ये नाम किसका है। तुमने क्या किया था? मैंने पूछा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीमी गहरी आवाज में बोला, हम भूखे थे, हम भूखे थे। इतना सुनते ही मैंने अपनी पिस्तौल उठाई और उसकी आंख में गोली मार दी। उसका सिर फट गया और काला गाढ़ा खून दीवारों पर फैल गया। हमने लड़की की हड्डियां और उसका ड्रेस उठाया, बाहर एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसे सम्मानपूर्वक दफना दिया। जब तक हम वापस रेंजर स्टेशन पहुंचे, सूरज उगने लगा था। डर का बोझ जंगल से उठ चुका था। हमने गर्व से रेंजरों को बताया कि हमने
मिसिंग लोगों का मामला हल कर लिया है। लेकिन रेंजर उलझन में थे। हम उन्हें कैबिन तक ले गए, लेकिन हमारी हैरानी की कोई सीमा न रही जब हमने देखा वो प्राणी जिसे हमने मारा था गायब था। वो यही था, बड़े सींग, बड़े पंजे, सब। हम चिल्लाए। रेंजरों ने बस हाँ में सर हिलाया, जैसे वो ये बातें पहली बार नहीं सुन रहे थे। उनमें से एक बोला, हम जानते हैं सर, हमने वो कहानियाँ सुनी है जिसमें एक इंसान जब दूसरे इंसान को खा लेता है तो वही कैसा ही दैत्य बन जाता है। मुझे अचानक उस प्राणी की बात याद आई। हम भूखे थे। मैंने कांपते हुए पूछा, बोर्स्की, प्लेटें कितनी थीं? वो अंदर भागा, उसने गिना और वापस आया। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। 5 प्लेटें। इसका मतलब साफ था, जेरेमाया अकेला नहीं है। जो भी परिवार यहाँ रहता था उन सब ने मिलकर उस लड़की को खाया था। और अब वो सब दैत्य बन चुके थे और इस जंगल में कहीं भटक रहे हैं।